ओके, सो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी। ये जो बुक है वनीता अग्रवाल जी की, काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैं इंट्रोडक्शन पेज से ही, एकदम इंट्रोडक्शन चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। तुम लोग का है स्टार्टिंग केन्स थ्योरी से। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वहाँ पे केन्स थ्योरी से ही स्टार्ट है सिलेबस, बट मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ एक बार, सो दैट जो भी भूला बिसरा है वो भी एक बार रिविजन हो जाएगा। फाइन। एन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। नाउ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अपने को समझनी है। पहली चीज़, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट, इट इज़ सिंपली एक घर, जो घर गृहस्थी होती है ना, जो हाउस होल्ड से ये टर्म आया इकोनॉमी, क्योंकि हम लोग बचत करते हुए अपने घर को चलाते हैं। हर घर गृहस्थी में जो भी हम लोग, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, एक घर गृहस्थी, राइट, इसका एग्जैक्ट मतलब यही है। तो जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो फैमिलीज होती है, अपने घर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर चीज़ की बचत करते हुए चलते हैं। दिस इज़ अवर नॉर्मल टेंडेंसी हर कोई की, कि हम लोग बचत करते हुए चलते हैं। तो ये जो बचत शब्द है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। सेविंग करते हुए चलना, सेविंग इन द सेंस यहाँ पर पैसे सेव करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं, कोई भी रिसोर्सेज हो वो लिमिटेड होते हैं। अपने घर की बात ही अगर ले लो, हर रिसोर्सेज, ऐसा नहीं कि बहुत होता है, हर एक चीज़, हमारे जो हर एक चीज़ है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो हम लोग उस रिसोर्सेज को किस तरीके से इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड इकोनॉमी है ना, इसको माना जाता है, इट इज़ बिलीव टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ सर्टेन ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ पर्सन हु मैनेजेस अ हाउस होल्ड। तो ये जो टर्म इकोनॉमी है, ये माना जाता है कि ये कोई ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है अ पर्सन हु मैनेजेस हाउस होल्ड, एक आदमी जो मैनेज कर रहा है हाउस होल्ड। ठीक है, अ हाउस होल्ड हैज़ टू मेक मैनी डिसीजन, बट इसका जो इकोनॉमी का एक्चुअल अर्थ है बचत करते हुए चलना। तो हमें आज के डेट में मालूम है कि ये जो टर्म इकोनॉमिक्स है, ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इकोनॉमी इटसेल्फ, और इकोनॉमी का मतलब होता है बचत करना। जो ओवरऑल जितना ये हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में दो चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। एक हो गया हमारा रिसोर्सेज, पूरा इकोनॉमिक्स इसी चीज़ को लेकर है। एक हो गया रिसोर्सेज और दूसरा हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो ये दो ही चीज़ है, रिसोर्सेज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या हो जाता है, जब अपने रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। एंड जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कहाँ लगाना है, मेरे पास 1000 रुपये है, इस 1000 रुपये को कहाँ खर्च करूँगी मैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन बी है, दो ऑप्शन है ना। तो ये 1000 रुपये मैं कहाँ खर्च करूँगी, विच विल गिव मी दी मैक्सिमम रिटर्न, और विच विल सेटिस्फाई माई नीड, सेटिस्फाई माई वॉन्ट्स, जो भी है। वॉन्ट्स ही, वॉन्ट्स का कॉन्सेप्ट अभी मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। तो टर्म इकोनॉमी जो है, ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये कहाँ से आया है, इकोनॉमी से। मैं एकदम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, इकोनॉमी से। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, बचत। मतलब विद दोस लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज, वी नीड टू ऑप्टिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या है, कम पैसे, और कम पैसे से अपने जितने भी नीड्स हैं, ज़रूरतों को फुलफ़िल करना है। इसका मतलब कम पैसे हैं, पैसा, क्योंकि मैं पैसे की बात कर रही हूँ, रिसोर्सेज नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज अ वास्ट थिंग विच आई एम नॉट कंसिडरिंग ईयर। मैक्रो लेवल पे अपने पढ़ने ही वाले रिसोर्सेज के बारे में, बट मैं रिसोर्सेज को यहाँ पर मनी बोल रही हूँ, पैसा, ईजी टर्म में समझाने के लिए, बिकॉज एवरी रिसोर्सेज कैन बी एक्चुअली means we can buy any resources with the help of money only. Money is a standard medium of measuring price ही है ना, पैसे द्वारा ही खरीदते हैं। तो अगर पैसे को लेते हैं, वो scarce ही है। तो with this scarce resources, how we are optimizing our satisfaction. तो economics is concerned with the optimum utilization of scarce resources to satisfy your unlimited wants or unlimited needs, whatever is there. तो अब वॉन्ट्स देखो, वॉन्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वॉन्ट्स वी कैन नेवर सेटिस्फाई, नीड्स को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, वॉन्ट्स तो सेटिस्फाई होती नहीं है। तो ये इकोनॉमिक्स आया इकोनॉमी से, मतलब बचत करते हुए चलना।
अब इसका दो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स की, जब हम बात करते हैं इसके दो लेवल पे अपनी स्टडी करते हैं। एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब वी फोकस ऑन अ वेरी स्मॉलर इंडिविजुअल लेवल, वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स. So microeconomics is that branch of economics which analyzes the market behavior and decision making process of the individual consumers and firm. तो जो बिल्कुल नैरो लेवल पे, बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हैं छोटे लेवल पे जब आप बात करते हैं ना इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो हो गया माइक्रो लेवल. अब सीधी सी बात है, यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ. ये कोलकाता मार्केट है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ. ये कोलकाता मार्केट है और ये हो गया इंडिया का मार्केट, राइट. तो जब मैं स्टडी कर रही हूँ कोलकाता मार्केट को फॉर एनीथिंग लाइक मे बी एमबीए मार्केट, मैं एमबीए का एडमिशन, एमबीए एजुकेशन की मार्केट लेती हूँ. एमबीए एजुकेशन की मार्केट कोलकाता में ले रही हूँ एंड इंडिया, ओवरऑल इंडिया की एमबीए एजुकेशन की मार्केट को ले रही हूँ. सो कोलकाता, बिकॉज आई एम स्टडिंग इंडिविजुअल मार्केट, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अलग अलग सिटी वाइज अगर लेती हूँ, तो ये जो छोटे लेवल पे, जो इंडिविजुअल्स लेवल पे जो मार्केट को स्टडी करते हैं, वो हो जाता है माइक्रो लेवल. जब भी हम इंडिविजुअल लेवल, नैरो लेवल, एकदम इन डेप्थ जब स्टडी करते हैं, उसको बोलता है माइक्रो लेवल. वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है. यहाँ पर जब हो रहा है ना, मैं इंडिविजुअल सिटी की बात कर रही हूँ, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, इंडिविजुअल मार्केट हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो मैं यहाँ कोलकाता की बात कर रही हूँ, तो कोलकाता is a micro level analysis and India here in our case Kolkata is the micro level analysis और overall India क्या हो गया, India हो गया macro level analysis. Fine. तो ये लेवल ऑफ एनालिसिस है, हाउ डू वी स्टडी ऑल दोस थिंग. अब वैसे ही अगर मैं लेती हूँ कि चलो ये इंडियन मार्केट है, मैं पूरा इंडिया के एजुकेशन मार्केट को स्टडी कर रही हूँ इन रेफरेंस टू द ग्लोबल मार्केट. अब ये ग्लोबल मार्केट हो गया जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं. तो इंडिया क्या हो गया, इंडिया हो गया यहाँ पर माइक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस, और ग्लोबल मार्केट हो गया तुम्हारा मैक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस. तो मैक्रो हमेशा ब्रॉडर लेवल ऑफ एनालिसिस है, माइक्रो इज द स्मॉलर लेवल ऑफ एनालिसिस, राइट. सो नॉर्मली इकोनॉमिक्स का मतलब समझ चुकी हो तुम. इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ योर स्केर्सिटी प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स स्केर्सिटी एंड एलोकेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज. यही दो चीज को लेकर पूरी इकोनॉमिक्स है. आइदर यू डू इट एट द माइक्रो लेवल और एट द मैक्रो लेवल. तो जब माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो अब ममता बनर्जी को ले लो, बेचारी सीएम हमारे वेस्ट बंगाल को लेकर परेशान है. और मैक्रो लेवल पे ले लो तो मोदी जी, वो हमारे पूरे कंट्री को, देश को लेकर परेशान है. तो माइक्रो लेवल ले लो या मैक्रो लेवल ले लो, चीज़ वही की वही रहेगी. मतलब रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज, और उस कम रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज करें इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. जितने भी नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की, उसको फुलफिल करने के लिए. फाइन. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बार डेफिनेशन रीड कर रही हूँ. Microeconomics is that branch of economics which analyzes the market behavior and decision making process of the individual consumers and firm, and also the interaction between individual buyers and sellers. So microeconomics, economics का कौन सा ब्रांच हो गया, स्मॉलर लेवल. यहाँ पर छोटे लेवल का एनालिसिस है, इन डेप्थ लेवल. यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम लोग एनालाइज करते हैं मार्केट बिहेवियर. मार्केट को एनालाइज करें ना, मार्केट किस तरह से, मार्केट बिहेवियर का मतलब क्या है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर कैसे डिमांड और सप्लाई हो रही है. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का मतलब क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, मैं, तुम, हम लोग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं. मैं जाकर बाहर कुछ खरीद रही हूँ, कपड़े खरीद रही हूँ, मोबाइल खरीद रही हूँ, तो वी ऑल आर इंडिविजुअल कंज्यूमर. तो वी डिमांड समथिंग. अब डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या है, कौन से प्राइस में क्या खरीदना है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड करें, दोज कम्स अंडर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. फाइन. And the firms also, and also the interaction between individual buyers and seller. फर्म्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो किस लेवल पे वो सप्लाई करना चाहती है, कौन से प्राइस में सप्लाई करना चाह रही है, क्या चीज़ सप्लाई करना चाह रही है. तो माइक्रो लेवल इंडिविजुअल मार्केट को लेकर एनालाइज करता है, इंडिविजुअल. अब मैं यहाँ गरियाहाट मार्केट की ले लो बात, कोलकाता पूरे मार्केट की ले लो, तो ये एनालिसिस जो होगी वो डिपेंड करेगा मैं इन रेफरेंस टू व्हाट आई एम डूइंग. Microeconomics focuses on the demand, supply and equilibrium and the price and output determination and in individual market. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस है, इट इज ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. एक मिनट प्रीति, हेलो, यस, हु इज दिस, रिगार्डिंग
ma'am, if you don't mind, can you just call me after some time? I'm in a class right now. Chalo. Okay. So as we are discussing about microeconomics focuses on what? Demand, supply and equilibrium. ये देखो सभी चीज हो गई ना. माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग डिमांड को देख रहे हैं, डिमांड एस्पेक्ट को, सप्लाई देख रहे हैं, और इक्विलिब्रियम जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मीट कर रहा है, एंड द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन इंडिविजुअल मार्केट. ये हो गया माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल मार्केट्स को लेकर ये सब चीज़ें स्टडी कर रहे हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही चीज़ें हम लोग ब्रॉडर लेवल पे स्टडी करेंगे. इसका मतलब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे नेशनल इकोनॉमी को लेकर. Macroeconomics, on the other hand, is the study of how the national economy as a whole grows and the changes that occur over time. Thus, it analyzes the big or macro picture. Hence, the basic concern of macroeconomics are to measure as to how well an economy performs, works, and then try to improve the performance of the economy. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी को लेकर डील नहीं करना होता मोदी जी को. मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन आ गए? हमारे मोदी जी आ गए, मोदी सरकार. माइक्रो लेवल पे यहाँ पर ममता सरकार है हमारे वेस्ट बंगाल में, राइट. तो मोदी जी का जो काम है वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स है ना. मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो तो वो भी तो कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ममता बनर्जी को तो हैंडल नहीं करना है, मोदी जी को कितने सारे लोगों को, पूरी इंडिया टीम को हैंडल करना है. राहुल गांधी और कौन कौन है इतने सारे इंडिया टीम में, तो वो मोदी जी को इतने सारे लोगों को हैंडल करना है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना, क्योंकि ब्रॉडर लेवल पे अपने काम कर रहे हैं एट द नेशनल लेवल, तो रिसोर्सेज की भी बात ज़्यादा है, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, रिसोर्स एलोकेशन. तो दिस थिंग्स बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज. फाइन, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है प्रीति? समझ में आ रहा है. परिणीति जी, क्या खबर आपका, कितना समझ में आया? अच्छा, थोड़ा थोड़ा. अच्छा चलो. Macroeconomics is very complicated and influenced by many factors. These factors can be analyzed through various economic indicators that tells us the overall health of an economy. एक इंडिकेटर की मैं बात करती हूँ, स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट हम लोग देखते हैं ना, 2014 के बाद से इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर स्टॉक मार्केट को देखें तो इट इज़ ऑन अ कंटिन्यूअस राइज. वो कंटिन्यूअस हमारा राइज पे चल रहा है. सो व्हाट डज इट इंडिकेट कि हमारी जो इकोनॉमी है ओवरऑल इट इज़ डेवलप्ड. Thus, macroeconomics deals with the big issues like price stability, inflation and full employment or unemployment. इन सब चीज़ों को लेकर बात होती है यहाँ पर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रॉडर लेवल पे इन्फ्लेशन कितना चल रहा है. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत लोग बोलते हैं ना कि महंगाई दर बढ़ गई है हमारे मोदी जी आने के बाद, जीडीपी घट गई है, ये हो गया वो हो गया. मैक्रो लेवल पे एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, बीओपी की क्या सिचुएशन है, हमारे कंट्री का कितना सोना बाहर था जो हमने वापस लिया है, ये सब कहाँ आता है. ये सारी चीज़ों का जो मतलब अगर पूरी डिटेल्स अगर एनालिसिस करनी हो उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना पड़ेगा. हमें लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज सबके पास है जो ये सारी चीज़ें बोलते हैं. होता है? नहीं होता? नहीं होता है. जो लोग बोलते हैं ना उनके पास नहीं होता इतना नॉलेज कि मैक्रो लेवल इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, क्योंकि अगर मैं मैक्रो लेवल की बात करूँ तो सिर्फ इंडियन लेवल, इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं करती हूँ. इंडियन इकोनॉमी का इंटरेक्शन विद द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इकोनॉमी, सारी चीज़ें हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. फाइन, एक एग्जाम्पल है, इसको बाद में गो थ्रू करेंगे, कर लेना इसको. माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बोथ इंटरविन्ड. By improving their knowledge of certain phenomena, economists can help individuals and nations in making more efficient decisions in allocating the resources. It is important to note that what microeconomics considers as given the total output, total employment and total expenditure on the goods and services, macroeconomics takes it as one of the most important variables. देखो ऐसा नहीं है कि माइक्रो को छोड़ के हम मैक्रो पे जा सकते हैं. सीढ़ी तो ऐसी ही जाएगी ना, इधर से उधर से ऐसी ही तो सीढ़ी चढ़नी है. ऐसा नहीं कि मैं इस लेवल को छोड़ दूँ और मैं इसको पूरा का पूरा स्टडी करूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल. माइक्रो क्या करेगा? देखो वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, हम वेस्ट बंगाल को छोड़ नहीं सकते मोदी जी कि वह वेस्ट बंगाल को छोड़ दो, हटाओ, इंडिया तो अच्छा डेवलप कर रही है. अगर वेस्ट बंगाल में इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी.
या अदर स्टेट्स की भी बात कर लो, अगर अगर सपोज यूपी इतना डेवलपमेंट हो रहा है यूपी में, तो वो जो डेवलपमेंट है वो माइक्रो लेवल डेवलपमेंट है यूपी का, बट इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल कंट्रीज जीडीपी, कंट्रीज डेवलपमेंट। तो माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल दोनों बराबर से जुड़ा हुआ। अगर मैं जैसे बात कर रही थी कोलकाता मार्केट की और इंडिया मार्केट की, मैं कोलकाता मार्केट को अगर पूरा पूरी छोड़ दूँ, यहाँ का एमबीए एजुकेशन क्या है नहीं है छोड़ो हटाओ, मैं इंडियन मार्केट को स्टडी करूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, जितने भी तो हम लोग को थियोरिटिकल है ना फ्रेमवर्क, जितने भी थ्योरीज है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिमांड कर्व, जितनी भी चीज़ें हैं वो तो माइक्रो लेवल पे हमें ये सब दे रहा है ना, जितने भी टूल्स, वही हम लोग मैक्रो लेवल पे यूज़ करने वाले हैं। फाइन, सो माइक्रो एंड मैक्रो कैन नॉट बी मीन्स लेफ्ट बिहाइंड, दे आर बोथ कनेक्टेड। Although distinction has often been made between micro and macro, strictly speaking, there is only one economics. While the foundation of microeconomics lies in macro, the foundation of macros lies in micro. तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. Fine. Microeconomic analyzes the market behavior. एक बार recap कर लेते हैं. Microeconomics analyzes the market behavior and decision making process of the individual consumers and firm. Macroeconomics is the study of how national economy as a whole grows and changes which occurs over time. तो सीधा सा बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज कर रहा है? मार्केट बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे हो गया इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल सब चीज़ें एक एक हो गया, या छोटे लेवल की बात हो गई, और मैक्रो ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की बात हो गई। तो माइक्रो हो गया वेस्ट बंगाल, मैक्रो हो गया पूरा मोदी जी, मोदी सरकार, ममता सरकार, ठीक है ना? क्लियर है? इंडिया, यस क्लियर है। क्लियर हो गया ना? चलो अब तो इतने अच्छे से क्लियर कर लो कि कभी नहीं भूलना। चलो अब आ जा रहे हैं हम लोग बैकग्राउंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बैकग्राउंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फंडा है, कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया हुआ है? द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज थॉट टू बी अदाम स्मिथ। अदाम स्मिथ जी का नाम तो बहुत सुने हैं ना हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एल्फ्रेड मार्शल, अदाम स्मिथ, इन लोग का नाम तो हमेशा सुनते हैं। As already discussed, it is that branch of economics which is concerned with the behavior of individual entities like firms, households and market. तो अपने को पता है, अदाम स्मिथ ने भी बताया है कि जब हम माइक्रो लेवल का स्टडी करते हैं हम लोग वहाँ पर इंडिविजुअल एंटिटीज़ की बात करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल मार्केट, अकेला, इंडिविजुअल मतलब छोटे, अकेला। These are the issues that Adam Smith has addressed in his book The Wealth of Nation. इन्होंने एक बुक लिखा था The Wealth of Nation, जहाँ पे उन्होंने इस सब चीज़ों को डिस्कस किया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स, द अदर मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, is of relatively recent origin as compared to microeconomics. However, it did exist earlier also, but not with the same popularity that it gained with Keynes. देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, द मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बोल सकते हो, इकोनॉमिक्स का माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो इज़ द मेजर ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ब्रॉडर लेवल में काफ़ी मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो इसको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं दी गई थी। जो इट इज़ मतलब इसको मतलब क्या कुछ 1930s जो ये ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद केन्स ने इसके बारे में बताया और थोड़ा सा इसकी पॉपुलैरिटी आई, धीरे धीरे लोग इसको समझने लगे। One can trace the origin of macroeconomics by dividing it into 3 stages. तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आया है ना कॉन्सेप्ट, ये कैसे आया? हमें पता है केन्स आने के बाद, केन्स ने जब ग्रेट डिप्रेशन के बाद इसके बारे में लिखा, चर्चा की, तब मैक्रो इकोनॉमिक्स का लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। सो नाउ बट मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर अपने को समझना है तो वी नीड टू डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। फर्स्ट स्टेज इज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पे कौन थे? कार्ल मार्क्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द टर्म क्लासिकल। ही यूज्ड दिस टर्म to include the theories of David Ricardo, James Mill and the other economists who preceded him. Later, as Keynes extended the term classical to include the followers of Ricardo, including Marshall, J.S. Mill, Pigou and H. Ward. तो पहला स्टेज जो था, ये जो मैक्रो का डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे करके आया है, 3 स्टेज में बोल सकते हो। फर्स्ट स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, इसको आगे जाकर हम लोग पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे।
क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में कार्ल मैक्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने ही इस टर्म को, क्लासिकल जो टर्म है वो उन्होंने ही इसको ओरिजिन, मतलब उसका ओरिजिन भी उनके द्वारा ही है। ही यूज्ड दिस टर्म टू इंक्लूड द थ्योरीज। किसको किसको यहाँ पर किसकी किसकी थ्योरीज को इंक्लूड किया उन्होंने? डेविड रिकार्डो, जेम्स मिल एंड अदर इकोनॉमिस्ट। ठीक है, उसके बाद केन्स ने भी एक्सटेंड किया, क्लासिकल को इंक्लूड किया। डेविड रिकार्डो के जो फॉलोअर्स थे उनको भी यहाँ पर ऐड कर लिया। मतलब क्या था, इन लोगों ने अपने अपने कुछ अजम्पशंस, अपनी अपनी राय दी थी इकोनॉमिक्स को लेकर। ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल कंट्री, ये जो नेशनल एग्रीगेट्स, ये सब के कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए थे। ठीक है, उनके सजेशंस को देखो, जैसे हम लोग का होता था ना, हिंदी में हम लोग पढ़ते थे ना, एक एक तो ये होता था, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड होता था। जैसे हिस्ट्री में भी एक एक टाइम पीरियड होता था, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स का भी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो टाइम में, इस टाइम में ये इकोनॉमिस्ट थे, इनके जो थॉट प्रोसेस हैं, जैसे जेएस मिल, पाइगियो, एजवर्थ, इन सबको क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में रखा गया। उसके बाद आ गया केनिजन इकोनॉमिक्स। केनिजन इकोनॉमिक्स 1930s के बाद आया है, ग्रेट डिप्रेशन के बाद। In the 1930s, the most dramatic development took place. The US economy, even with a quarter of its resources lying idle, a less than full employment situation, plunged into a depression. तो ये वाला जो सिचुएशन है ना 1930 में हुआ था, मोस्ट ड्रामेटिक डेवलपमेंट बोला जाता है उसको, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम। यहाँ पर क्या हुआ था, यूएस की जो इकोनॉमी है, इवन विद अ क्वार्टर ऑफ इट्स रिसोर्सेज लाइंग आइडल, मतलब क्या था, मतलब समझ लो उसका क्वार्टर ऑफ इट्स रिसोर्सेज वे लाइंग आइडल, मतलब 1/4 जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसे ही रखा था। अ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ थी नहीं, एम्प्लॉयमेंट से कम था, सारे रिसोर्सेज वे नॉट एम्प्लॉयड ना, क्योंकि बता ही रहा है लेस इवन विद अ क्वार्टर ऑफ इट्स रिसोर्सेज लाइंग आइडल, मतलब एक क्वार्टर रिसोर्सेज बेकार ऐसे ही पड़ा हुआ था। प्लंग्ड इनटू अ डिप्रेशन, तभी भी वो डिप्रेशन में चली गई थी यूएस इकोनॉमी। द क्लासिकल स्कूल फेल्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू टर्न ऑफ इवेंट्स, मतलब ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स थे, कार्ल मैक्स, जेएस मिल, पाइगियो, डेविड रिकार्डो, मिल, ये सब इस टाइप का जो सिचुएशन था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब रिसोर्सेज हैं हमारे पास, अनएम्प्लॉयड है, रिसोर्सेज को यूज़ करके तो हम लोग नॉर्मल सी बात है प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट स्टिल देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन इन यूएस इकोनॉमी 1930, तो उसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं था। द आंसर टू द प्रॉब्लम दैट द यूएस इकोनॉमी फेस्ड केम इन द फॉर्म ऑफ केन्स बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन द ईयर 1936। तो ये जो प्रॉब्लम हुई थी ना यूएस इकोनॉमी की 1930s के दौरान, द ग्रेट डिप्रेशन, उसका आंसर आया केन्स की बुक में। The answer to the problem that the US economy faced came in the form of Keynes' book, The General Theory of Employment, Interest and Money in the year 1936. The book provided a theory to explain the events which plagued the US economy in that particular time. तो यूएस का जो ये सिचुएशन हुई थी उसका प्रॉपर सोल्यूशन या क्या हुआ था उसका एनालिसिस करके इस बुक में दिया गया था, जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, 1936 में आई थी। टू एक्सप्लेन द इवेंट्स विच प्लेग्ड द यूएस इकोनॉमी, क्या हुआ था। द बुक विद द एम्बेडेड थ्योरीज वॉज वेल रिसीव्ड एंड बिगैन द केनिजन एरा। तो यहाँ 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, 1936 में केन्स ने अपनी ये बुक रिलीज़ की, और उसके बाद मैंने दैट वाज वेल रिसीव्ड एंड एक्नोलेज्ड, सब कोई ने उसको पसंद किया, तो वहाँ से आया केनिजन एरा। केनिजन एरा इज सिंपली, जैसे हिस्ट्री में एरा होता था ना, ये पीरियड, मिडिवल पीरियड, ये पीरियड, वैसे ये केनिजन एरा हुआ, मतलब केन्स के नाम पे वो एरा ही बन गया इकोनॉमिक्स में। The response of the classical school to the situation was the argument that full employment was the normal situation in any economy. क्लासिकल स्कूल क्या बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो नॉर्मल सिचुएशन है कोई भी इकोनॉमी में। However, departure in the form of less than full employment could temporarily occur. वो बता रहे हैं कि कभी कभी ये लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, but the automatic forces present in a competitive market would push the economy back to the employment equilibrium. The experience of the US economy with the relatively few but temporary depression in the early 20th century lent credence to these views.
Their basic tenets was that it was not possible for aggregate demand for goods and services to fall short of aggregate supply except for temporary period. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस टाइम में क्लासिकल स्कूल वाले बता रहे थे कि जो अग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा अग्रीगेट सप्लाई माने इक्वल से होना चाहिए. अग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल्स टू अग्रीगेट सप्लाई, वो होना चाहिए. अग्रीगेट डिमांड मतलब इकोनॉमी में जितनी टोटल डिमांड है वो बराबर टोटल सप्लाई होनी चाहिए. तो इन टेम्पररी वो कभी कभार डिमांड ज़्यादा या कम हो सकती है, बट इन लॉन्ग रन ऐसा ही होगा. ये था क्लासिकल स्कूल का मानना, हम लोग भी यही जानते हैं थोड़ा बहुत. बट केन्स ने जनरल थ्योरी जो उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया. क्या बताया? Keynes' general theory was an alternative theory that explained the determination of employment and output, and also explanation as to why the market forces in economy would not automatically generate a level of aggregate demand which required for full employment. अब केन्स ने क्या बताया? केन्स इसका अल्टरनेटिव प्रपोज करे. जैसे क्लासिकल स्कूल ने कहा कि अग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द नॉर्मल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. जितना डिमांड है उतना सप्लाई होगी ही लॉन्ग रन में. शॉर्ट रन में हो सकता है एग्रीगेट डिमांड नॉट इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, बट इन लॉन्ग रन अग्रीगेट डिमांड मस्ट इक्वल्स अग्रीगेट सप्लाई. बट केन्स ने एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी प्रपोज किया और उन्होंने बताया कि ही एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. उन्होंने बताया कि हमें डिटरमाइन करना है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का लेवल, कितना रिसोर्सेज एम्प्लॉय करेंगे और कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना आउटपुट होगा. एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जितना गुड़ डालेगी तुम. एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कितना मसाला डाल रही हो, और कितना आउटपुट प्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज योर आउटपुट, राइट. सो दिस इज एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज आउटपुट. तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, वो पता है अपने आप नहीं होता है, ये इसको करना पड़ता है. एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई the market forces in economy would not automatically generate level of aggregate demand which was required for full employment. वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मार्केट फोर्सेस अपने आप, मार्केट में अपने आप अग्रीगेट डिमांड इतनी होगी विच रिक्वायर फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट. ऐसा नहीं है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू अग्रीगेट सप्लाई हमेशा होगी, या इतनी अग्रीगेट डिमांड होगी जहाँ पे अपने पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा. सो केन्स का मानना है कि मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली तुम्हारे इतनी डिमांड नहीं क्रिएट करेगी विच विल रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट. केन्स थ्योरी addressed the issues pertaining to economic disaster in the form of Great Depression and provided an explanation for this disaster. अब केन्स की थ्योरी जो है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ मैंने जो बताया अभी प्रीति, ये वाला केन्स ने यहाँ पर क्या प्रपोज किया ग्रेट डिप्रेशन को लेकर. मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ना वो वाला, मतलब शॉर्ट में. हाँ शॉर्ट में, इसलिए मैंने पूछा कि क्या समझे आप. यहाँ पर केन्स ने क्या प्रपोज किया? केन्स ने सीधा यही प्रपोज किया. यहाँ पर वो क्या बता रहे, केन्स का जो थ्योरी है वो बता रहे हैं रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. केन्स जनरल थ्योरी वॉज एन ऑल्टरनेटिव थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. पहली चीज़ क्या हो गई, केन्स ने जो प्रपोज किया कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है उसको डिटरमाइन करना है. सेकेंड क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन एज टू वाई द मार्केट फोर्सेज इन इकोनॉमी वुड नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट अ लेवल ऑफ अग्रीगेट डिमांड विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट. दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई कि मार्केट फोर्सेस के कारण हमारा अग्रीगेट डिमांड ऐसा अपने आप नहीं हो जाएगा जिसके कारण फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए. ऊपर क्या माना जा रहा था कि इकोनॉमी में इतनी डिमांड होती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ द नॉर्मल सिचुएशन, मतलब जितने भी रिसोर्सेज है वो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा. इसका मतलब अग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू अग्रीगेट सप्लाई. तो यहाँ अग्रीगेट सप्लाई मतलब मेरा टोटल फुल एम्प्लॉयमेंट वॉज द नॉर्मल सिनेरियो एज पर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट. बट केन्स क्या बोल रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑलवेज नॉर्मल. हमेशा इतनी मार्केट फोर्सेज इतना डिमांड क्रिएट नहीं कर सकती विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट. कि हमेशा इतना डिमांड नहीं होगी कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तुम्हारे रिसोर्सेज का, कुछ रिसोर्सेज रहेगा ऐसे भी.
Keynes' theory addressed the issues pertaining to the economic disaster in the form of Great Depression and provided an explanation for this disaster. In this theory, Keynes had developed an analysis as to what causes unemployment and the downturn. तो दो चीज़ तो पहले केन्स ने बता दी, तीसरा वो जो एनालाइज करे द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द डाउनटर्न, क्या कारण था अनएम्प्लॉयमेंट का और डाउनटर्न का. हाउ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लेवल्स आर डिटरमाइंड, हाउ अ सेंट्रल बैंक मैनेजेस द मनी एंड द इंटरेस्ट रेट. देखो कितनी चीज़ें उन केन्स ने डेवलप की है अपने बुक में. हाउ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लेवल्स आर डिटरमाइंड, मतलब हम कितना कंज्यूम करेंगे, किस लेवल में कितना कंजम्पशन करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आर डिटरमाइंड. सेंट्रल बैंक किस तरीके से पैसे को मैनेज करती है इंटरेस्ट रेट द्वारा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई सम नेशंस प्रॉस्पर्स वाइल अदर स्टैग्नेट. कुछ इकोनॉमी काफ़ी डेवलपमेंट करी, कुछ इकोनॉमी बेचारी ऐसे की वैसी ही है, स्टैग्नेट एक जैसा रहती है. तो केन्स ने ये सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया है. Keynes' theory was followed by refinements termed as Keynesian economics, which were later applied to tackle the analysis of inflation during and after World War II. Keynes theory को फिर बाकी मैंने रिफाइन किया गया. Keynes theory धीरे धीरे रिफाइन सॉरी उसको फिर केनेजियन इकोनॉमिक्स बोला गया. ठीक है, पानी दे. विच वे लेटर अप्लाइड टू टैकल द, मतलब ये जो केन्स के जो थ्योरीज थे ना, क्योंकि मैक्रो लेवल पे थे और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें डिस्कशन की है, कंजम्पशन लेवल, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, सेंट्रल बैंक कैसे मैनेज करेगी, इतनी सारी चीज़ें. तो इट वे ऑल यूज टू टैकल द एनालिसिस ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. With its growing success in providing a solution to major macroeconomics issue, Keynesian theory held sway into the 1960s. देखो केनेजियन इकोनॉमिक्स को इतना ज़्यादा ये कैसे प्रचलन में आ गया या इतना फेमस कैसे हो गया, क्योंकि ये देखो जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स था, क्लासिकल स्कूल वाले सिर्फ सोचते थे कि नॉर्मल सिचुएशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट वॉज द नॉर्मल सिचुएशन. कभी कभार हो सकता है इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से अलग रहे, उन्होंने यही सोचा, इससे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं. पर केन्स ने बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने केन्स ने डिस्कस की. द सक्सेस फेस्ड बाय द इकोनॉमी वॉज हाउएवर शॉर्टली. द वेरियस रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी मेजर्स recommended by the Keynesian theory were not successful in checking the inflation and in fact responsible for pushing the US economy towards a recession in 1970. 1960 में तो काफ़ी अच्छा ये चला 1960 से, पर 1970 में फिर अगेन 1936 में केन्स ने अपनी थ्योरीज प्रपोज की थी. उसके बाद ये अच्छा चल रहा था, बट 1970 में ड्यू टू सर्टन ड्रॉबैक्स ये इसका मतलब रिसेशन आ गया यूएस इकोनॉमी में, क्योंकि वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ लिमिटेशंस थे, विच वॉज लेटर फॉलोड बाई डबल डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट ग्रिप्ड द यूएस इकोनॉमी. In such a situation, Keynesian economy, where the tools were designed for specific purpose of controlling aggregate demand, could not provide a solution to the problem of controlling inflation and a recession simultaneously. What were required were tools to manage the long neglected supply side. यहाँ पे जो supply side है उसको भूल गए थे. This was followed by the development of what is called supply side economics. तो केन्स की थ्योरी देखो, केन्स के पहले तो उतना ज़्यादा क्लासिकल स्कूल तो उतनी ज़्यादा सोचे नहीं थे. केन्स थ्योरी 1930s का डिप्रेशन के बाद 1936 तक जो उन्होंने वो सारे आंसर्स देकर आए वो काफ़ी अच्छा चला, बट इट वॉज मेनली कंसर्न्ड अबाउट अग्रीगेट डिमांड एंड योर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, बट सप्लाई साइड के बारे में यहाँ पे केन्स ने कुछ बताया नहीं. तो 1970s में जो यूएस में फिर से रिसेशन आया, इट वॉज नॉट डिप्रेशन बट रिसेशन एंड इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन आया काफ़ी डबल डिजिट इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन का साइड इफेक्ट फिर रिसेशन आता ही है, काफ़ी रिसेशन आ गया साइमल्टेनियसली. तो केन्स ने जो थ्योरीज प्रोवाइड की वहाँ पे दोनों चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर सक रहे थे कि इन्फ्लेशन को और रिसेशन को साइमल्टेनियसली कैसे कंट्रोल करें. ठीक है, वो स्टेबलाइजेशन वाला नहीं कर पा रहे थे. तो सप्लाई साइड जो है इकोनॉमिक्स का वो यहाँ पर इग्नोर्ड था. तो यहाँ पर पोस्ट केनेजियन इकोनॉमिक्स आया. ठीक है, 3 स्टेजेस यहाँ पर देखो. फर्स्ट स्टेज था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, सेकेंड स्टेज आया तुम्हारा केनेजियन इकोनॉमिक्स, थर्ड आया पोस्ट केनेजियन इकोनॉमिक्स. Notwithstanding the tremendous success which Keynes and his book received, it could not in any way prevent the further development that occurred on the classical fronts to appear under the heading of neoclassical.
स्पेशली ड्यूरिंग द 1950s। पोस्ट केनिजन इकोनॉमिक्स है, 1950s से आना शुरू हो गया। स्टार्टिंग इन द 1950s एंड कंटिन्यू, मतलब ऐसा नहीं है कि पोस्ट केनिजन केन्स 1936 में प्रपोज किए थे। केन्स की थ्योरीज 1936 में आ चुकी थी, बुक वगैरह भी पब्लिश हो गया था, और 1950s में ये स्टार्ट हो चुका है न्यू क्लासिकल पीरियड। तो starting in the 1950s and continuing till today is the development of another extension of the classical theory which assigns a very critical role to money as a major factor in determining whatever happens in an economy। तो पोस्ट केनिजन इकोनॉमिक्स में देखा गया 1950s के बाद जो डेवलपमेंट हुई एज न्यू क्लासिकल थ्योरी, वहाँ पर सबसे क्रिटिकल रोल जो दिया गया, द इम्पोर्टेंस दैट was given to the money as a major factor in determining whatever happens in an economy। मैंने पहले ही बताया ना कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसको मैं साधारण भाषा में मनी बोलती हूँ, क्योंकि एवरीथिंग कैन बी डिटरमाइंड, एवरीथिंग कैन बी कंपेयर्ड, स्टैंडर्ड मीडियम इज मनी। तो यहाँ पर पोस्ट केनिजन जो है या न्यू क्लासिकल पीरियड जो भी बोलो, यहाँ पर मनी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। सो विच असाइंस अ वेरी क्रिटिकल रोल टू मनी एज अ मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग व्हाटएवर हैपेंस इन एन इकोनॉमी। The theory is known as monetarism. In fact, in the 1960s and 70s, the theory gained so much importance that it was thought to be a counter-revolution. Monetarists like Milton Friedman were responsible for making the theory popular worldwide. काफ़ी important है monetarist Milton Friedman and the monetarism period as well. Post Keynesian में monetarism का importance आ गया है। In the 1970s, the classical theory took a new turn into the introduction of the concept national expectation. This was the latest theoretical development on the classical front, which roots were firmly embedded in the classical theory. ठीक है? The emphasis here were on the role played by individuals' rational expectation regarding future economic events. तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशंस है 1970s में जो आया क्लासिकल थ्योरी में, जो न्यू क्लासिकल पीरियड बोल सकते हो, रैशनल एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान दिया गया। रैशनल एक्सपेक्टेशन साधारण, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो साधारण लोग रैशनली सोचते हैं, मेरा दिमाग है, मैं रैशनल हूँ, मैं सोच समझ के कर सकती हूँ, मेरे आगे की सोच क्या है, एक्सपेक्टेशन, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। So the emphasis here was on the role played by the individual's rational expectation regarding the future economic event. Later on, there appeared the supply side economics with their emphasis on factors operating on the supply side. ये जो supply side है, जो मैं rational expectation theory की बात कर रही हूँ, रैशनल एक्सपेक्टेशन ना सबसे ज़्यादा तुम्हारे स्टॉक मार्केट पे काम करता है, क्योंकि पूरी जो स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है ऊपर साइड या नीचे साइड, वो टोटली डिपेंड करती है लोगों की एक्सपेक्टेशन के ऊपर। सो और स्टॉक मार्केट इट्स अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमी पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव फ्लो में है या नेगेटिव है, वो सब तुम ग्रीन और लाल इंडिकेटर से ही समझ जाओगे। स्टॉक मार्केट का कभी खोलना, ये कोई ऐप या CNBC आवाज़ आप कभी लगा के देखना टीवी पे, तो पूरा हरा है, हरियाली, इसका मतलब बहुत इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है। रेड है मतलब सारा डाउन टर्न में, रिसेशन टर्न आ गया। तो ये पूरी रैशनल एक्सपेक्टेशंस का एक समझ सकते हो इम्पैक्ट है। एक बार जस्ट ब्रीफ में बता दूं बैकग्राउंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए ये 3 पीरियड समझना इम्पॉर्टेंट है। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जहाँ पर क्लासिकल बिल्कुल, जहाँ पर कुछ डेफिनेशंस कार्ल मैक्स, जेम्स मिल, इन लोग हैं, इन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया था, उनका मेन सोचना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन। केनेजियन इकोनॉमिक्स का भाई 1930 जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके बाद, इन रिस्पॉन्स टू दैट ग्रेट डिप्रेशन, उसके आंसर्स लेने के लिए 1936 में उन्होंने अपनी बुक रिलीज़ की थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों का आंसर दिया था। केन्स थ्योरी ने जो प्रपोज किया, इट वाज ऑल्टरनेट टू द क्लासिकल थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने बताया फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द नॉर्मल सिनेरियो। ही डिस्कस्ड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, राइट। देन उसके बाद केन्स थ्योरी में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, सप्लाई साइड, क्योंकि वहाँ पे इग्नोर किया गया था। तो पोस्ट केनेजियन थ्योरी सप्लाई साइड वाज कंसर्न एंड हियर मॉनेटरिज्म केम अप, मॉनेटरिज्म फ्लरिश किया यहाँ पर, फाइन। एंड देन मॉनेटरिज्म के बाद आया रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, फाइन। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है, नीड टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स।